हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से पहले अपन ने लेक्चर नंबर 4 में अपन ने स्टडी की थी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² थी। यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं ये लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में नंबर फर्स्ट देखेंगे। अपन ने से पहले स्टडी की थी कि यदि यहां पर अपने पास एक प्लस चार्ज है और इसके पास में यदि अपन एक टेस्ट चार्ज Q0 लाते हैं यहां पर, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यदि टेस्ट चार्ज यहां होगा तो इसको भी क्या करेगा, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा। यदि टेस्ट चार्ज यहां लाते हैं तो ये भी रिपेल होगा। यदि टेस्ट चार्ज इधर से लाते हैं तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। और यदि यहां पर -Q चार्ज है, यदि यहां पर -Q चार्ज है तो अपन कह सकते हैं कि जो Q0 चार्ज टेस्ट चार्ज लाएंगे वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ये भी अट्रैक्ट करेगा। अगर Q0 चार्ज यहां हो तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, Q0 चार्ज यहां हो तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो अपन इन दोनों डायग्राम से क्या देख रहे हैं कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, और -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां आएगी, अंदर आएगी। वेरी मोस्ट गुणधर्म है दोनों। इसके साथ साथ अपन देखेंगे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपन सबसे पहला गुणधर्म है यहां पर प्लस चार्ज लिया और प्लस चार्ज को अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की ओर शो किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। जैसे सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये बड़ा एरो बनाया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया दूरी बढ़ने के साथ तो कम एरो बनाया, फिर अपन ने और छोटा बनाया। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है इस फॉर्मूले से। लेकिन इसका बाद में संशोधित रूप क्या किया, इसका बाद में संशोधित रूप बनाया गया कि यहाँ +Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएगी। Q greater than 0, +Q चार्ज है इसको बोलते हैं Q greater than 0। तो यहां पर देखेंगे अपन, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है पास में, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास। यहाँ पर जो है ये दूरी है, ये बहुत
बहुत कम है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, दूर दूर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता और कम होती जाएगी। कौन से फॉर्मूले से, E बराबर KQ/R²। तो पहला गुणधर्म अपन कह सकते हैं कि ओनली प्लस क्यू चार्ज के कारण, ओनली प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पर जाकर एंड होती है। तो पहला गुणधर्म लिख सकते हैं, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर जाकर समाप्त होती है, समाप्त होती है। ये गुणधर्म नंबर फर्स्ट हो गया कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर जाकर समाप्त होती है। गुणधर्म नंबर 2, यदि अपने पास में माइनस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज ले लिया अपन ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएगी। तो इसको लिख सकते हैं अपन Q लेस देन 0, माइनस क्यू चार्ज है 0 से छोटा। तो यहां सिंगल माइनस चार्ज है तो इन्फिनिटी से कहां आ रही है, माइनस के पास आ रही है। तो गुणधर्म नंबर अपन 2 लिख सकते हैं, एकल ऋणावेश के कारण, एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर, अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर आकर समाप्त होती है, ऋणावेश पर आकर समाप्त होती है। तो अपन कह सकते हैं अकेला ऋणावेश है तो एकल ऋणावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर आकर समाप्त होती है। ये गुणधर्म नंबर 2 हो गया। इसके बाद में अपन गुणधर्म नंबर 3 लेते हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। गुणधर्म नंबर 3, यदि अपने पास प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर जाकर क्या होती है, समाप्त होती है। प्लस से जा रही है माइनस की तरफ एंड हो रही है, ये प्लस से जा रही है और माइनस के पास आ रही है। तो अपन गुणधर्म नंबर 3 क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। तो तीसरा गुणधर्म लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है। ये गुणधर्म नंबर 3 हो गया। गुणधर्म नंबर 4 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्लस से माइनस जा रही है, माइनस से प्लस नहीं आ रही है, तो ये खुले वक्र का निर्माण करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती है। प्लस से तो माइनस आ रही है लेकिन माइनस से प्लस नहीं आ रही है,
तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुले वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है। गुणधर्म नंबर 5, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती है। तो गुणधर्म नंबर 5 लिख सकते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो गुणधर्म नंबर 5 लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा हो तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा हो तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी दो दिशाएं नहीं हो सकती। गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 5, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। गुणधर्म नंबर 6 पे चलते हैं। गुणधर्म नंबर 6, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये अपन ने विद्युत क्षेत्र बनाया, विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है। अगर यहां पर अपन ने ए पॉइंट लिया तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि यहां पर अपन ने बी पॉइंट लिया, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा। यदि यहां पर अपन ने सी पॉइंट लिया तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु थे ए बी सी, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव उसकी दिशा को व्यक्त करती है। सदैव विद्युत क्षेत्र की किसको व्यक्त करती है? दिशा को व्यक्त करती है। तो इसको अपन लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही व्यक्त करती है। ये गुणधर्म नंबर 6 हो गया। गुणधर्म नंबर 7 लास्ट है। गुणधर्म नंबर 7, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने वाले पृष्ठ पर निर्भर करती है। जैसे अपन ने ये दो पृष्ठ लिए या 3 ले लो, ये ए पृष्ठ है, ये बी पृष्ठ है, ये सी पृष्ठ है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 जा रही है, इससे 2 जा रही है, इससे 1 जा रही है। तो गुणधर्म नंबर 7 क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजरने वाले पृष्ठ पर निर्भर करती है। जिस पृष्ठ से जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और जिससे जितनी कम गुजरेगी उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। ये ए पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र ए हो गया, बी है तो ये बी,
सी है तो ई सी। तो इस गुणधर्म नंबर 7 को अपन लिख रहे हैं कि एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि अर्थात जिस पृष्ठ से जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी कोमा उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। जिस पृष्ठ से जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ये गुणधर्म नंबर 7 हो गया। तो इससे 3 गुजर रही है तो अपन कह सकते हैं कि EA सबसे बड़ा है, फिर EB है और फिर EC है। तो EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है गुजरने वाले पृष्ठ पर निर्भर करती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या हो गए गुणधर्म। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने लिया, यहां पर प्लस Q1 चार्ज है, यहां माइनस Q2 चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर जा रही है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी। तो क्वेश्चन है अपना, चित्र में Q1 अपॉन Q2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। चित्र में Q1 अपॉन Q2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने वाले पृष्ठ पर निर्भर करती है। इससे कितनी जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। Q1 से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है 8 जा रही है। और Q2 पर कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो Q1 अपॉन Q2 क्या हो गया 8 अपॉन 4। लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये प्लस है तो ये क्या है माइनस। तो यहां पर साइन किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में माइनस का 2। तो Q1 अपॉन Q2 का जो अनुपात होगा वो होगा -2। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। Q1 से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और Q2 पे 4 आ रही है। Q2 की प्रकृति माइनस है इसलिए माइनस चिन्ह लिया। अगर यहाँ मोड होता तो ये प्लस में आंसर आता। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई है, उनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अपन लिख सकते हैं ये प्लस चार्ज है अपने पास में, तो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस जा रही है, ये प्लस से माइनस जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। यहां तक सही है, लेकिन प्लस से बाहर भी जा रही है और माइनस से अंदर भी हो रही है। ये ए ऑप्शन है। ब है अपने पास में ये प्लस ये माइनस, माइनस से भी बाहर जा रही है और प्लस से भी बाहर जा रही है। स ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है अपने पास में, ये प्लस है, ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से बाहर की ओर जा रही है और माइनस के पास आ रही है। और वह ऑप्शन है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये प्लस से कहां जा रही है, माइनस की ओर जा रही है। तो निम्न में से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सही है? तो इसमें आंसर क्या होगा, देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, ठीक है, प्लस से बाहर जा रही है, माइनस से के पास आ रही है। तो अगर इसको अपन पास से देखते हैं तो अपन इसको बिल्कुल सही कह सकते हैं कि प्लस से माइनस जा रही है और प्लस से बाहर जा रही है और माइनस के पास आ रही है। लेकिन जब इसको दूर से देखते हैं, जब अपन इसको दूर से देखते हैं तो टोटल सिस्टम का चार्ज कितना, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। तो टोटल चार्ज क्या हुआ, जीरो। क्यू नेट टोटल चार्ज जीरो हुआ। तो अपन कह सकते हैं जब दूर से देखेंगे तो टोटल चार्ज यदि जीरो हो गया तो उससे न तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएगी और न ही अंदर आएगी, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। वह ऑप्शन प्लस से भी जा रही है, माइनस से भी जा रही है, माइनस से कभी नहीं जाती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। प्लस से जा रही है, माइनस के पास आ रही है। पास से देखते हैं तो प्लस से तो जा रही है और माइनस के पास आ रही है, ठीक है। लेकिन जब दूर से देखते हैं तो टोटल सिस्टम का चार्ज क्या है, जीरो है। इसलिए जब यदि चार्ज जीरो है, आवेश जीरो है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं न बाहर जानी चाहिए न अंदर आनी चाहिए। तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये देखो, इसमें पास से देखते हैं तो प्लस से कहां जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। प्लस से कहां जा रही है, माइनस। जब दूर से देखते हैं तो टोटल सिस्टम का चार्ज क्या हुआ, जीरो। तो दूर से देखने पर भी अपन को लग रहा है कि न तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से जा रही है और न ही कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस के पास आ रही है। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा हुआ, द। तो अपना आंसर है द। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास से देखेंगे तो प्लस से माइनस जा रही है, सही है। जब दूर से देखेंगे तो बिल्कुल भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं न प्लस से आ रही है न माइनस के पास जा रही है। तो अपना आंसर हुआ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के त्वरण मींस एक्सेलरेशन का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यानी अपन को क्या फाइंड करना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, चूंकि विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है, विद्युत बल F बराबर क्या होता है, QE, एक चार्ज की तरह। अब यहाँ न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma से अपन ने a निकाल लिया, QE अपॉन m, इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन त्वरण किसका चाहिए, प्रोटॉन का। तो अपन क्या कहेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा इक्वल टू Q प्रोटॉन, E एज इट इज समान है m p। फिर न्यूट्रॉन के लिए d ले लिया, md। फिर अल्फा के लिए अल्फा ले लिया, m अल्फा। जबकि E तो तीनों के लिए समान है। क्वेश्चन कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के लिए E से E तो कट गया, 18 तो कॉमन है,
सभी बच्चों को पता है ड्यूट्रॉन पर जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, Qp बराबर Qd। तो प्रोटॉन का आवेश और ड्यूट्रॉन का आवेश बराबर है, लेकिन जो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन से कितना गुना होगा, 2 गुना। तो md की जगह लिख दिया 2mp। और सभी बच्चों को पता है अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो q अल्फा की जगह लिख दिया 2qp और m अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का कितना गुना होता है, 4 गुना, तो 4mp। QPMP इक्वल है 8 2 1/2 2 1 जा 2 2 जा 4 1/2। तो ये आपका क्या आ गया, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का क्या आ गया, अनुपात। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण रखे हैं तो तीनों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो F बराबर ma, QE से F बराबर ma त्वरण निकाल लिया। इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों का समान है और आप सभी को पता है आवेश ड्यूट्रॉन का तो प्रोटॉन के बराबर होता है, द्रव्यमान ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन से 2 गुना, जबकि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना होता है। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। 2 परिमाण में समान विजातीय आवेश, 2 परिमाण में समान विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग, सजातीय मतलब समान, विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं तथा उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। आगे देखो, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दे तो अब उनके मध्य बल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? 2 परिमाण में समान है लेकिन विजातीय, जैसे 1 प्लस 1 माइनस, परस्पर कुछ दूरी पर रखें, कुछ दूरी ले लेंगे अपन r, उनके मध्य क्या बल लग रहा है F। यदि एक आवेश का 75% दूसरे पर भेज दें तो अब बल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। तो अपना आंसर है 2 आवेश हैं, ये प्लस q है, ये माइनस q है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो जो बल होगा F बराबर k q1 q q2 भी q अपॉन r स्क्वायर होगा। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार पहले आवेश का 75% दूसरे पे भेज रहे हैं तो ये q1 है और ये q2 है, q1 और q2, q1 q2। अच्छा, q1 कितना है, प्लस q है, यहां लिख दो q1 बराबर q और q2 बराबर माइनस q। तो जो बल होगा k
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अब Q1 का 75% कितना होगा? Q1 इंटू 75/100। Q1 का 75% कितना होगा? Q1 मल्टीप्लाई 75/100। तो अपन कह सकते हैं कि Q1 25 से काट लो तो 3Q1 अपॉन 4, 3Q1 अपॉन 4। ये आवेश हो गया 75%। यहां लिख दो 3Q1 अपॉन 4। अब ये Q1 का जो ये आवेश है वो किस पर गया? Q2 पर गया। Q1 का 75%। अब Q1 पर शेष आवेश, Q1 पर शेष आवेश, शेष आवेश Q1 का 75%, हटा दो तो क्या बचेगा? Q माइनस 3Q/4। जैसे प्लस चार्ज है तो इसको Q1 का 75%, Q मल्टीप्लाई 75/100। तो ये 3Q/4 किस पर गया? दूसरे पर गया। तो टोटल चार्ज Q1 पर क्या था? Q। तो Q में से 3Q/4 घटाओगे। क्यों घटाओगे बच्चों? क्योंकि Q1 का 75% जो आवेश है वो दूसरे पर गया। तो 75% कितना होता है? 3Q/4। तो Q में से 3Q/4 घटाया तो क्या बचेगा? Q/4। तो Q1 पर आवेश हो गया Q/4 तथा Q2 पर आवेश, Q2 पर आवेश क्या हो गया? पहले क्या था? -Q था। Q2 क्या था? -Q। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? पहले का 3Q/4 किस पर गया? दूसरे पर गया। तो दूसरे में ये जुड़ जाएगा। अब इन दोनों एलसीएम लेंगे। -4 में से 3 गया तो -Q/4। तो अब Q2 पर नया आवेश आ गया -Q/4 और Q1 पर क्या रह गया? Q/4। अब बल F डैश बराबर K। Q1 क्या है? Q/4। Q2 क्या है? Q/4 अपॉन R स्क्वायर। F डैश बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो एज इट इज रह गया और क्या रह गया? मल्टीप्लाई 1/16। तो अपन कह सकते हैं ये वैल्यू किसकी हो गई? KQ² अपॉन R स्क्वायर F की वैल्यू हो गई। तो ये तो हो गया F और बटे में क्या हो गया? 16। ये आंसर। तो अपन कह सकते हैं जो नया बल होगा वो पहले की तुलना में F/16 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले आवेश का 75% दूसरे आवेश पर स्थानांतरित कर दिया। तो Q1 का 75% निकाला 3Q/4। ये 3Q/4 पहले से गया है तो पहले में से माइनस किया, पर दूसरे पर आया है तो दूसरे पर क्या है? -Q है। तो -Q में ये भाग क्या हो गया? जुड़ गया। ये आ गया, ये Q1 हो गया, अब ये Q2 हो गया। वापस बल का फॉर्मूला लगा के अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। जल्दी से इसको नोट कीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर, आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिटाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो छोटे बिंदुवत गोले, दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले
समान आवेशित हैं, समान आवेशित है तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। तो प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात करें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। दो छोटे बिंदुवत गोले हैं, बिंदुवत बहुत न के बराबर, प्रत्येक का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है उसके द्वारा लटका दिया। दोनों गोले समान आवेशित है, जैसे पहला प्लस क्यू है तो दूसरा भी प्लस क्यू है। साम्यावस्था में दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो वो आवेश ज्ञात करवा रहा है गोले पर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? अब सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन आंसर में क्या लिख सकते हैं? दिया है में क्या लिखेंगे? m बराबर 0.2 किलोग्राम, लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। साम्यावस्था में उनके बीच की दूरी d ले ली, जो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अज्ञात क्या करना है? आवेश। ये दिया है बच्चों। क्वेश्चन को मिटा रहे हैं अपन। दो बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है, उभयनिष्ठ बिंदु से लटका दिया दो कुचालक धागों द्वारा, लंबाई 40 है, दोनों गोले समान आवेशित हैं, बीच की दूरी ये है, तो आवेश ज्ञात करना है। चलो तो अपन इसको यहां लिख देते हैं। आंसर दिया है m बराबर 0.2 किलोग्राम, l बराबर 40 सेंटीमीटर, d बराबर 4 सेंटीमीटर, q बराबर ज्ञात करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले एक उभयनिष्ठ बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु लिया अपन ने। उभयनिष्ठ बिंदु पर दो कुचालक धागों से लटकाया, एक बिंदु द्रव्यमान ये है और एक बिंदु द्रव्यमान ये है। इस पर चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है, क्योंकि दोनों गोले समान आवेशित है। ये जो लंबाई है L कितनी ली अपन ने? 40 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच की साम्यावस्था की जो दूरी है वो D कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही इस पर वेट W इक्वल टू mg नीचे की ओर होगा, तो यहां पर इस धागे में क्या आ जाएगी? टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जैसे W इक्वल टू mg। अब अपन यहां एंगल मानते हैं थीटा, तो इसको साम्यावस्था में कंपोनेंट करेंगे। ये थीटा है तो ये क्या हो गया बच्चों? थीटा। ये थीटा है बराबर थीटा, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। क्यों? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब ये दोनों गोले समान आवेशित है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित होगा। ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित होगा। थीटा के रेस्पेक्ट में एक ही कंपोनेंट कर लो, तो इधर के कर लो चाहे इधर के कर लो। थीटा के रेस्पेक्ट में ये थीटा है तो इधर क्या होगा? t cos थीटा। ये थीटा है तो ये क्या होगा? t cos थीटा। रिजल्ट इधर जा रहा है तो ये क्या हो गया? t sin थीटा बच्चों। अब इसको साम्यावस्था में सोल्व कर लेंगे। यहाँ O दे दो, यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ पर क्या दे दो आप? O डैश दे दो। ठीक है बच्चों। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं साम्यावस्था की स्थिति में। साम्यावस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? t sin थीटा बराबर f और t cos थीटा बराबर mg। तो अपन लिख रहे हैं t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर f। f क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल है, d दूरी के लिए। अब अपन को tan बनाना है, तो sin बटी cos क्या होता है? tan। तो दो में अपन ने एक का क्या दे दिया? भाग दे दिया। t से t कट गया, sin बटे cos क्या हो गया? tan थीटा बराबर क्या हो गया? f अपॉन mg।
अब बच्चों यहां पर अपन को आवेश का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर F क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल है। तो दो आवेशों के मध्य कौन कौन आवेश है, Q और Q, दूरी क्या है D, तो F क्या हो गया K Q1BQ Q2BQ अपॉन R स्क्वायर डॉट mg। साइड में F का मान रख दो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से अपन ने बल का मान ज्ञात कर लिया। बच्चों यहां से Q इंटू Q क्या हो गया, Q स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा mg R स्क्वायर mg tan थीटा अपॉन में K, और यहां पर ये स्क्वायर इधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 बच्चों tan थीटा त्रिभुज A O डैश O में, त्रिभुज A O डैश O में tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ये लंब है अपने पास है, ये आधार है अपने पास, आधार नहीं है अपने पास, लंब और कर्ण है। तो अपन सभी बच्चों को पता है अति अल्प एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, sin थीटा के बराबर, चूंकि sin थीटा लगभग बराबर है tan थीटा की, sin थीटा लगभग बराबर है tan थीटा की। तो इस tan थीटा की जगह अपन क्या ले ले, sin थीटा, तो Q बराबर R स्क्वायर mg sin थीटा बटे में K, और इसका रूट। अब यहां वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा अपना Q बराबर R स्क्वायर क्या है, R क्या है अपने पास में, दो आवेशों के मध्य की दूरी जो अपन ने क्या ली है D, तो यहां पर दो आवेशों के मध्य दूरी क्या है अपनी D स्क्वायर है, तो यहां D स्क्वायर करो और यहां D स्क्वायर करो, तो D कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 10 की घात -2 का होल स्क्वायर आएगा। Q बराबर 4 गुना 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। M कितना है 0.2, G कितना ले ले ग्रेविटी 10 अपॉन में K सभी को पता है 9 गुना 10 की घात 9, और sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब है, लंब कितना है, ये टोटल 4 है, तो ये कितनी हो गई 2, तो लंब तो 2 है, कर्ण कितना है 40, तो लंब बटे कर्ण यानी 2/40, 2/40। अब इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर का रूट है यहाँ, 4 का स्क्वायर 16, 16 का बाहर आया तो 4, 9 का रूट 3, यहां पर इसको 10 को 0.2 से किया तो 2 गया, 2 गुना 2 4, 4 को 40 से काटा तो कितने बार कट गया, ये 10 बार कट गया, 2 को 10 से किए तो 20, 20 गुना 0.2 4, 4 को 40 से काटा 10, ये 10 की घात क्या है बच्चों 1 और 9 कितने हो गए 10, 10 की घात 10 ऊपर गए तो 10 की घात क्या हो गई -10, ये -4 है तो 10 की घात -10 और -4 10 की घात -14 का रूट। Q बराबर 4/3, 10 की घात -14 का रूट कितना हो गया -7, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। ये समझ में आया बच्चों, 0.2 को 2 से गुणा किया 0.4, 4 को 10 से किया 4, 4 से 40 को काटा 10, 10 की घात 9 रे 10, 10 की घात 10 ऊपर गए -10, -4 और -10 माइनस का 14, -14 का रूट -7। तो ये था बच्चों अपना ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, और अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, उसमें अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे तीव्रता और निरक्ष पे तीव्रता ज्ञात करेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले बच्चों। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।